फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। अब तो हमारे पेपर में भी बहुत कम दिन है। तो चलिए हम ऐसे इरिटेरिया का करंट अफेयर का 2 पार्ट ऑलरेडी आ रखा है चैनल पे, आप उसको जाकर विज़िट करें, देखें। अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, ये तो वही बता सकता है जो पिछले वीडियोस को देखा है। तो हमने केंद्रीय बजट के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। यहाँ पर एक है कि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, है ना। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में पेश किया गया था। अब सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? तो 1950 से 51 में। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया जाता था। 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया? 1950 से 51 में, ठीक है। और 1964 तक 50 से 51 में आया और 1964 तक यह आम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक साथ पेश होता था। परंतु 1964 के बाद आम बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए कि एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बॉक्स है आपका। इसमें राजकोषीय घाटा के बारे में बात है कि 2020 से 21 से आंकड़ा से 2023-24 तक है कि 20-21 में कितना था तो 9.1, ठीक है। 21-22 में कितना था तो 6.7, 22-23 में कितना था तो 6.4 और 23-24 में कितना था तो 5.6, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार भी कितना था ये आपको दिख रहा है। उसके बाद है फिर जीडीपी वृद्धि दर है, तो जीडीपी वृद्धि दर के बारे में बात किया। तो 21-22 में कितना है 9.7, 22-23 में कितना है 7.0, 23-24 में कितना है 8.2 और 24-25 में कितना है 6.4 और 25-26 में ये 6.3 टू 6.8 का अनुमान है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन का। तो ये 2020-21 से जितना आपका इंफॉर्मेशन है वो सब 20-21 से लेकर 23-24 तक है। उसके बाद पूंजीगत व्यय के बारे में बात किया गया है। तो 20-21 में कितना है 2.1, 21-22 में कितना है तो 2.5, 22-23 में कितना है तो 2.7 और 23-24 में कितना है तो 3.2, ठीक। तो औद्योगिक, फिर उसके बाद औद्योगिक उत्पादन के बारे में बात किया गया है, किस वर्ष कितना रहा वृद्धि, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर कुछ ऐसा नोट डाउन करने का है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इस पेज में
आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राजकोषीय जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है वह कैसे कैसे रहा है। तो हम 2023-24 से में अनुमान था जीडीपी का 8.2, ठीक है, और राजकोषीय घाटा का 5.6। ठीक, 24-25 में कितना था जीडीपी 6.4, और 25-26 में अपेक्षित कितना है 6.3 से और 6.8 की वृद्धि। ठीक है, भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और अब दो बात है यहाँ पर, वैश्विक सेवा निर्यात में कितना है 7वां है, सीमेंट उत्पादन में कितना है 2रा है, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में कितना है 6ठा है, निर्माण सेवाओं में कितना है 8वां है, विदेशी मुद्रा भंडार में कितना है 4था है, वस्त्र और परिधान के निर्यात में कितना है 6ठा है, दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से कितना है 3रा है, रेलवे नेटवर्क पर कितना है 4था है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, VVI जो आप लोग बोलते हैं ना, ठीक है, हम लोग बचपन में भी लगाते थे, इवन अभी भी कई बार लगा लेते हैं VVI। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वही ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप लोग अच्छे से देख लें, और इससे इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। आप मेरे वर्ड्स को नोट डाउन कर ले, इस बॉक्स से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आगे हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज है आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर से। ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों 2011-12 पर भारत की जीडीपी क्रमशः 6.7% और 5.4% बढ़ी। आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2025 में यह 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2025 की पहली 6 माही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI वित्त वर्ष 2024 में 4.9% हो गया है। अप्रैल to दिसंबर 2024 में वृद्धि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI प्रवाह पिछले वर्ष के समान अवधि के 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर 2024 से 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, सितंबर में कितना था 24 में 704.9, और ठीक है, और फिर यही कितना हो गया 3 जनवरी 2024 में घटकर 634.6। ठीक है, अब आगे देखिए, बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA घटकर 12 साल के निचले स्तर पर 2.6% पर आ गई है। 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, ठीक है, वार्षिक आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017 से 18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, तो हमने अपना फर्स्ट देखा, हमारा फर्स्ट क्या था, अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड अध्याय की तरफ अपने, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास। ठीक है, अब इससे संबंधित है अन्योन्य श्री संबंध है, और इसमें हम देखिए पॉइंट्स को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक वर्ष 2024 के अंत में 64.2 रहा। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ तक पहुंची गई है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITS, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा 16,456 करोड़ रुपए जुटाए गए। 23 मई 2024 को BSE, ठीक है, BSE सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर के रूप में बंद हुआ। जीवन बीमा की पहुंच वित्त वर्ष 2024 में 2.8% हो गई है। कुल बीमा कितना पहुंच गया है? 3.7%। देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई तो वित्त वर्ष 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया है। 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकत्रित पेंशन योजना को मंजूरी दी है, UPS। ठीक है, ये वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 में भारत का टियर 1 स्कोर 100 में से कितना आया है? 98.49। क्या बात है, बड़ा अच्छा स्कोर है। हमें अपने एग्ज़ाम में भी ऐसा ही स्कोर करना है, बट इतने करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो कट ऑफ जाता ही नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा 75% आप 75 to 80% आप कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट हम अध्याय 3 की तरफ बात करते हैं, जो कि ब्राह्मण क्षेत्र है, FDI को व्यवस्थित रूप देना। ठीक है, अब क्या है कि वित्त वर्ष, देखिए इसमें वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात में क्या क्या, माल प्लस सेवाएं के सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात कितना हो गया है? कुल आयात कितना हुआ है? 6.6%। ठीक है, तो कुल आयात कितना आपका हुआ है? 6.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसलिए अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापार घाटा 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत ने 2030 तक वर्ष निर्यात में
$150 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है, जो कि कितना है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। आगे चलते हैं। भारत का B2C ई कॉमर्स बाजार 2026 तक $150 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक दो, तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों के दौरान भारत में शुद्ध FDI कितना है, 0.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध FPI प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। VVI अगेन, ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये इससे भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। भारत ने दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। आप देखिए, सुरक्षित कर लिया है, भारत 4th नंबर पे है। फर्स्ट वन इज चाइना, देन जापान, देन स्विट्जरलैंड, देन इंडिया। ओके, अब हम अध्याय 4 की तरफ चलते हैं। अर्थव्यय, कीमतें, मुद्रास्फीति, उतार चढ़ाव को समझना, ठीक है। IMF, ठीक है, ये क्या होता है? IMF क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता, पर पता होना चाहिए ना IMF क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, किसी को पता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसमें कितने अपने कितना है, 191 सदस्य है, ठीक। और ये इसका शुरुआत हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है, वाशिंगटन में। और इसका स्टार्ट 1952-51 हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ याद रखना है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, क्वेश्चन आ जाता है। IMF के ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2025, जिसमें अप्रैल से दिसंबर की बात है, में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.4% थी, और कोर मुद्रास्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4% हो गया है, ठीक है। अब हम 5वें अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या है, मध्य अवधि का परिदृश्य, गैर विनिमय से विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत 75% लिथियम
आयरन बैटरी चीन से मांगता है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये लाइन पढ़ते हुए। भारत 75% लिथियम आयरन बैटरी चीन से मांगता है। ठीक है, चीन से मंगवाता है। सोचिए कितने पीछे हैं हम लोग। हम लोग जिस चीज़ को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, बैटरी से रिलेटेड पता नहीं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कितनी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। सोचिए वो सब हम चाइना से मंगवाते हैं। सपोर्ट तो कर रहे हैं ना हम लोग उसको रीच बनाने में। तो यहाँ गलती भी है हम यंगस्टर्स की। जॉब पढ़ते यहाँ हैं और जाते हैं जॉब बाहर करने। थोड़ा सा सैलरी का भी इशू है, आई अंडरस्टैंड, बट इंडिया में रहो, बहुत बड़ी प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारा देश है हमारा। हर स्टेट की बात अगर करें आप तो बहुत ही प्यारा है। कोई देखे ना तो मतलब ये हमारा जो 29 स्टेट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है बहुत देश उतनी खूबसूरत नहीं होंगी जितना हमारे ये 29 राज्य खूबसूरत है। बट बहुत सारे लोग होते हैं कि 29 राज्य तो घूमे नहीं, बट अमेरिका जाके पहले घूमते हैं। तो मेरी समझ से पहले हमें पूरे भारत को घूमना चाहिए। उसके बाद आप जाइए जहाँ जाना है, बाहर भी जाइए, नो डाउट, एक्सप्लोर करना अच्छी बात है। नेक्स्ट अध्याय 6 की तरफ हम बात करते हैं, निवेश और अवसंरचना। ठीक है, अब इसमें देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 का तक कितना 38.8% की दर से बढ़ाया गया है। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, 2029-30 तक कितना प्रतिशत कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है रेलवे ने, तो 30। आप ये याद रखेंगे। अब इस लाइन में इस पेज नंबर 11 तो हमारा हो गया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड लाइंस हैं, देखिए। भारत भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर तक सड़क नेटवर्क है, जिसमें 146.195 किलोमीटर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025 में 5,853 किलोमीटर NH का निर्माण किया गया है। NH कुल सड़क माल यातायात का लगभग 40% वहन करता है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। ये 4 शहर हैं गुजरात में धोलेरा, महाराष्ट्र में छेद्रा बिडकिन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक क्षेत्र शहर बनाना है। ठीक है, कौन कौन सा है आप ये याद रखेंगे। पहला तो अगर हम स्टेट की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब ये भी इसमें लिखा है कि गुजरात में कौन सा है भाई, महाराष्ट्र में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो इसे याद रखेंगे आप। नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता 456.67 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 47% है। भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिनमें 19 संचार उपग्रह, 9 नेविगेशन उपग्रह, 4 वैज्ञानिक उपग्रह और 24 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट अपने अध्याय 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें उद्योग की बात है। समग्र व्यावसायिक सुधार, भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का
2.8% योगदान देता है, जबकि चीन कितना देता है? 28.8%। देखिए आप ये डिफरेंस देखिए आप। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 की वृद्धि हुई। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, सबसे ऊपर कौन है चीन सीमेंट उत्पादन में? चीन। और उसके बाद कौन बन गया है? भारत। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन 427 बिलियन टन हुआ। घरेलू सीमेंट की खपत लगभग 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 550 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू खपत लगभग 30 बिलियन टन है, जिसमें से लगभग 5 MT आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर 9.52 लाख करोड़ हो गया है। भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। वस्त्र और परिधान में कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे। और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। अगेन इम्पोर्टेंट लाइन, तकनीकी कपड़ा उद्योग में कौन से स्थान पर है? तो ये 5th पे है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी 1.5% है। एशिया में बाजार आकार के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। और हम वैश्विक चिकित्सा की बात करें तो उस पर इंडिया किस नंबर पे है? 4th नंबर पे। WIPO रिपोर्ट क्या होता है? फुल फॉर्म WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो टर्म्स आते हैं ना, वो आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फ्लाइंग कार्यालयों में छठे स्थान पर है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर कितना फ्लाइंग कार्यालयों में किस 6th पे है, ठीक है। WIPO द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिक क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिक क्लस्टरों में चौथे स्थान पर है, ठीक है। इस पे कितना है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग पे 4th पे, ठीक है। वित्त वर्ष 2021 में अनुसंधान एवं विकास GERD पर सकल व्यय 127.381 करोड़ रुपए है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% है। 26 नवंबर 2024 तक MSME ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया है। 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु कुल औद्योगिक GSVA का लगभग 43% हिस्सा रखते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 4 राज्य जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वो औद्योगिक
जी एस वी ए का कितना, तो 43%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा अध्याय 8 में सेवा क्षेत्र की बात करेंगे। दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन। वर्तमान मूल्य पर कुल जीवीए में भारत के सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है। वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% था। भारत में वित्त वर्ष 25 अप्रैल से सितंबर तक ए एफ डी आई इक्विटी प्रवाह 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सरकार ने वित्त वर्ष 29 तक सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक क्षेत्र पर शीर्ष 5 में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 और मैरी टाइम अमृतलाल विजन 2047 लॉन्च किया है। भारत में जल मार्गों की कुल नौगम लंबाई लगभग 14,850 किलोमीटर है और अक्टूबर 2024 तक देश में 26 चालू जल मार्ग है। पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्त वर्ष 23 में महामारी पूर्व स्तर 5% पहुंच गया है। पर्यटन क्षेत्र में वित्त वर्ष 23 में 7.6 करोड़ नौकरियां पैदा की। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में से 31वें स्थान पर है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों, 84% की संग्रह टेली घनत्व और 941 बिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में खड़ा है। कृषि अध्याय 9 की बात करें हम तो कृषि और खाद्य प्रबंधन। ठीक है, भविष्य की संभावना का क्षेत्र। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है। यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देता है और लगभग 46.1% आबादी पर भरण पोषण करता है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2017 से 23 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5% दर्ज की गई है। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व में कुल उत्पादन 11.6% योगदान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% सिंचाई प्राप्त करता है। भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है। सीमांत और छोटे पैमानों के किसान भारत की कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किसान आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार के भूखंडों पर खेती करती है। मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ चालू KCC खाते हैं, जिन पर
9.81 लाख करोड़ का ऋण बकाया है। पशुधन क्षेत्र कृषि कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है, जिसने कृषि के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में अपना योगदान वित्त वर्ष 2023 में 30.23% तक कर दिया है। सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 12 में आपका इतना था, जिसको मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। अब हम पेज नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है, 184.02 लाख टन हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात शामिल है, 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% है। अब हम अध्याय 10 की बात करते हैं, जिसमें हम जलवायु और पर्यावरण की बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है। सितंबर 2024 में शुरू किया गया भूनिर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, क्षमता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का पोर्टल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने समुदाय, विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित जल जगागर अभियान शुरू किया है। कौन सा शुरू किया है? केंद्रीय जल जगार अभियान शुरू किया है। भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है, तो कोयला में कितना है, 46.20%, सौर में कितना है, 20.60%, पवन में कितना है, 10.50%, हाइड्रो में कितना है, 10.30%, गैस में कितना है, 5.40%। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और शह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता लगभग 9.8 गीगावाट, ठीक है, और 0.92 गीगावाट समतुल्य थी। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों में 39.9 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 55 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने 11,697.40 करोड़ रुपए के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाए हैं और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 28 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है, जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगे। ठीक है, अब हम ये अध्याय 10 को देख लिए। अब हम अध्याय 11 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, ये हम देखेंगे। शिक्षा पर व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। स्वास्थ्य का व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में 6.1 लाख करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति आय व्यय मौजूदा कीमतों पर 6,602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः
4122 और 6996 होने का अनुमान है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों का सेवा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी स्कूलों का हिस्सा 69% है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में लगातार कमी आई है, जो 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% है। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा पर में 2035 तक GER GER सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। 1 जनवरी 2025 तक 36.36 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 49% महिलाएं हैं। बहुत ही अच्छी बात है। जो कि आयुष्मान कार्ड हुआ है वो कितना हुआ है, 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है, जिसमें कितना 49% जो है हमारी महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम ये देख लिया आपका अध्याय 11। अध्याय 12 की तरफ हम चलते हैं। इसमें अध्याय 11 में कुछ और पॉइंट्स है, उसको हम देख लेते हैं पहले। WHO के अध्ययन में पाया गया है कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादकता में कमी होने से वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। WHO के अनुसार गैर संचारी रोग NCD से हर साल 41 मिलियन लोगों की मौत का कारण है। 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, के तहत 77,983 किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 2.69 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। अब हम अध्याय 12 की तरफ बात करते हैं, जिसमें रोजगार और कौशल विकास, ठीक है, की बात है। भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और औसत आयु 28 वर्ष है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की है। ठीक है, अब देखिए कि 26% जो आबादी है वो कितने 10 से 24 वर्ष की है, ठीक है, आयु के लोग की, और 28 वर्ष मतलब, और औसत आयु कितना है लोगों का, 28 वर्ष है। और भारत में लगभग 68% जनसंख्या जो है वो 15 से 64 साल के लोगों का ही है। देखिए नीचे अभी भी बच्चों को लोग मार देते हैं, अच्छी बात नहीं है। आपके आसपास भी होता है तो इस चीज़ को रोकिए और लोगों को बताइए कि छोटे बच्चे को मारना बहुत ही गलत बात है। अभी भी लोग बच्चों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। दे आर वेरी सेमलेस थिंग्स। आई डोंट नो कि कैसे अलाउ करता है हर्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जब आप लोग ऑफिसर बन जाएंगे तो ये सब चीज़ अपने क्षेत्र में, ये सब चीज़ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिएगा, ताकि लोगों में एक भय हो ऐसा करने से और बहुत नन्ही सी जान बच जाए। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। कार्यबल में स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़कर 2023-24 में
58.4% हो गया है। रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया है, जिसमें महिलाएं 64.4% है। ईपीएफओ सदस्यता दोगुनी से अधिक हो गई है। ईपीएफओ से याद आया कि बड़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है ईपीएफओ की, जिसमें ईओ और एओ की वैकेंसी है और एपीएफसी की है। आप लोगों में से जो भी एलिजिबल हैं, आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 24 में 131 लाख हो गई है। 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ में अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने का अनुमान है। नीति आयोग के अनुसार 2029 से 30 तक गिग वर्कफोर्स 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के अक्षय ऊर्जा में नौकरियों का कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें 453,000 करोड़ नौकरियां के साथ जल विद्युत भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला। भारत के प्रवासी आबादी कितना है अभी? 32 मिलियन, 32 मिलियन है अभी प्रवासी आबादी। अब हम अध्याय 13 की तरफ बात करते हैं, जिसमें हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में बात करेंगे। युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि एआई के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है। IIM अहमदाबाद सर्वेक्षण में बताया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारियों को उम्मीद है कि लगभग 5 वर्षों में MI द्वारा उनकी नौकरियां आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगी। नैसकॉम का अनुमान है कि भारतीय MI बाजार 2027 तक 25 से 35% CAGR की दर से बढ़ेगा। भारत को बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 13 में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट पेज पे हम अब देखिए, ये जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था फ्रेंड्स, वो हमारा हो गया ख़त्म। ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, आप इसको देख लेंगे। एक बार से तो होता नहीं है, आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा मिनिमम। भारत के प्रमुख पदाधिकारी की बात हम करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 में है। अब देखिए कैबिनेट सचिव की बात करें हम। ठीक है, कैबिनेट सचिव अभी कौन है? टीवी स्वामीनाथन। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी स्वामीनाथन। और हम विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव अभी कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अभी कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी है। निजी सचिव का नाम क्या है? निधि तिवारी। और प्रधान सचिव, पहले 2 प्रधान सचिव हैं, एक का नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरा का नाम है शक्तिकांत दास। और निजी सचिव का नाम है निधि कुमारी तिवारी। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा
परीक्षक CAG उसके कौन है? संजय मूर्ति। कैमे है 15वां। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA श्री SS दुबे, ये कितना? 28वां। भारत के मुख्य संख्यविद ये कौन है? GP सामंत। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी है जो कि 16वां है। KK वेणु गोपाल कितना है? 15वां है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है अभी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनका नाम क्या है? BR गवई, जो कि कैमे बने हैं? 52nd हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन है? अजय मानिक राव खान विलकर। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये कितने हैं? 26वें। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें। थल सेना अध्यक्ष ये उपेंद्र त्रिवेदी 30वें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार, ये कितना है? ये है 26वें। और अन्य सदस्य में कौन है? एक है विवेक जोशी और सुखवीर सिंह सिंधु। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया क्या में है? 12वें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये कौन है? V रामा सुब्रमण्यम, ये क्या में है? 9वें है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष ये कौन है? अभिजात सेठ। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये क्या में है? 19वें हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है? तो ये इनका नाम है रवनीत कौर। ठीक है। रवनीत कौर नाम है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर, ये 9वें अध्यक्ष हैं। फिर UPSC के अध्यक्ष का नाम क्या है? अभी अजय कुमार। CBSE के अध्यक्ष का नाम क्या है? राहुल सिंह। NTA के महानिदेशक कौन है? प्रदीप सिंह खारोला। ठीक है। SSC के अध्यक्ष अभी कौन है? S गोपाल कृष्णन। और सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? तुहीन कांता पांडे। फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। ठीक। उसके बाद 23वें वित्त विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। ठीक। आगे हम देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? उनका नाम है डॉक्टर S उनी कृष्णन नायर। और इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? डॉक्टर V नारायणन, जो कि 11वें हैं। साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष विभाग का सचिव कौन है? तो उसका भी जवाब डॉक्टर V नारायण ही होगा। और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उसका भी जवाब डॉक्टर V नारायण ही होगा। ठीक है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर V कामत। ठीक है। ICMR के महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहल। फिर हम मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो V अनंत नागेश्वरन। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल, जो कि तीसरी बार बने हैं। और NSG के महानिदेशक कौन है? ये हैं B श्रीनिवास। उसके बाद है NIA के महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। और CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है। CBI के संयुक्त निदेशक कौन है? अनुराग कुमार। IB के प्रमुख कौन है? तपन कुमार ढेका। ठीक है। ED के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। और CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा और रॉ। ठीक है, उसके प्रमुख कौन है? पराग जैन। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और कै में है ये? 26 में है। और उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन, जानकी रमन और टी आर शंकर, एम राजेश्वर राव और पूनम गुप्ता। ये भी याद रखेंगे आप, उप गवर्नर भी गवर्नर के साथ। नेक्स्ट है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ये कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष ये कौन है? सतीश कुमार, जो कि प्रथम दलित अध्यक्ष हैं। तो आपसे पूछ दे कि प्रथम दलित अध्यक्ष जो हैं वो रेलवे बोर्ड के कौन बने हैं, ऐसे करके पूछ देगा, तो उसको याद रखेंगे। सॉरी, तो इनका नाम है सतीश कुमार। ठीक है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ठीक के सीईओ कौन है? यूआईडीएआई के, तो इनका नाम है भुवनेश कुमार। संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो रंजीत पुन्हानी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये दूसरी भारतीय महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी, और ये 15वीं हैं राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, जगदीप धनखड़, जो कि इस्तीफा दे दिए। ये क्या में थे? ये 14वें थे। और 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा के संसद के नेता जेपी नड्डा। राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति जगदीप धनखड़। फिर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपकरण समिति के अध्यक्ष बैजंत पांडा। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं। अब हम आपको भारत की जो प्रमुख पदाधिकारी है वो हम देख लिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि 2024-25 में नियुक्तियां जो हुई हैं जो कि हमारा टॉपिक नंबर 7 है। और तो लालू प्रसाद, राष्ट्रीय नियुक्तियां पे पहले हम बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार बने हैं। नवीन पटनायक ये क्या है? बीजू जनता दल के अध्यक्ष बने हैं 9वीं बार। ठीक है, एस रमन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए अध्यक्ष प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी ये क्या बने हैं? वायुसेना के नए उप प्रमुख। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद राजीव मेमानी क्या है? राजीव मेमानी है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। फिर है सी एस सेठी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ये क्या बने हैं? अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ। ठीक है, टी रवि शंकर ये क्या बने हैं? 16वें वित्त आयोग के
लिक सदस्य। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। संतोष यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष। हर्षवर्धन अग्रवाल फिरकी के नए अध्यक्ष। पूनम शर्मा फिरकी महिला संगठन की अध्यक्ष। अरविंद सिंह साहनी भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष। आर दोरई स्वामी LIC की अंतरिम MD और CEO। शैलेश सिंह मेहता क्या बने हैं? भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष। अरुण श्रीनिवास क्या बने हैं? भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक। एस सोमनाथ क्या बने हैं? चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित क्या बने हैं? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। न्यायाधीश सूर्यकांत क्या बने हैं? राष्ट्रीय निविधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, के अध्यक्ष। श्रीनिवास संजय गौड़ा क्या बने हैं? तो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। विपुल मनुभाई पंचौली क्या बने हैं? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कृष्णन विनोद चंद्रन क्या बने हैं? पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज में नियुक्त हुए हैं। फिर विनोद सिंह गुंजियाल ये क्या बने हैं? बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मीरा भाई चानू ये क्या है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष। अजय भूषण पांडे क्या बने हैं? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष। फिर डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करेंगे मयंक शर्मा रक्षा, ये आप देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अंजू राडी राणा। अंजू राडी राणा क्या बनी है? पहली महिला विधि सचिव। बहादुर सिंह सांगू क्या बने हैं? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष। अरविंद सिंह साहनी क्या बने हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। परमेश शिवमणि क्या बने हैं? भारतीय तट रक्षक बल के महानिर्देशक। शिशिर सिन्हा क्या बने हैं? राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। अनुराग गर्ग क्या बने हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक। देवेंद्र कुमार उपाध्याय क्या बने हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डॉक्टर DK सुनील क्या बने हैं? हाल के HAL के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक। सिंधु गंगाधरन क्या बने हैं? NASS कॉम के नए अध्यक्ष। राजविंदर सिंह भट्टी क्या बने हैं? CISF के महानिदेशक। दलजीत सिंह चौधरी क्या बने हैं? BSF के महानिदेशक। अमृत मोहन प्रसाद क्या बने हैं? SSB के महानिदेशक। NS राजा सुब्रमणी ये क्या बने हैं? भारतीय थल सेना के उप प्रमुख। कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। संजय भल्ला क्या बने हैं? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल। उसके बाद रविंद्र कुमार की बात करें तो NTPC के निदेशक। संजय कुमार मिश्रा की बात करें तो GST के अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष। संजय नायर की बात करें तो एसोचैम के अध्यक्ष। नरसिंह पंचम यादव की बात करें तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष। अतुनु चक्रवर्ती की बात करें तो HDFC बैंक के अध्यक्ष। रॉबर्ट J रवि की बात करें तो BSNL
के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक। प्रोफेसर साइमन मार्क की बात करें तो मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अरुण बंसल की बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ बने हैं ये। मनोलो मनोलो मार्केज क्या बने हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। मनोज मित्तल क्या बने हैं, सी डीबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। चंद्रशेखर गौरीनाथ डारकर क्या है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। कपिल देव क्या बने हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। नलिन नेगी क्या बनी है, तो भारत पे के नए सीईओ। ठीक है। अमिताभ चौधरी क्या बने हैं, एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ। मनोज पांडा क्या बने हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब क्या है कि हमारा ये तो हो गया। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम 2024-25 में भारत के जो विश्व प्रमुख नियुक्ति होने वाली पहली महिलाएं हैं, फिर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, हम राष्ट्रीय आज देख लिए नियुक्तियाँ, अब नेक्स्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित जो वर्ड हुआ है। अब जैसे कि कैम्ब्रिज में कौन सा वर्ड लिया गया है, ऑक्सफोर्ड में कौन सा लिया गया है, ये देख लेंगे। उसके बाद भारतीय मूल के कौन से नियुक्त हुए हैं प्रमुख पदों पर, फिर डिफरेंट देश जो है हमारा उसके राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, हम ये सब देख लेंगे। ऐसे हमारा पूरा बहुत जल्द जो है आपको ये मैं इडुटेरिया का जो करंट अफेयर है वो मैं ख़त्म करवा दूँगी। आप बस वीडियो को बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक अच्छे थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइफ इज़ अ बुक, some chapters are sad, some happy and some exciting, but if you never turn the page you will never know what the next chapter holds। ठीक है ना। तो लाइफ जो क्या है, एक बुक है। कुछ पेज जो होती है उसका वो दुख का होता है, कुछ पेज जो होता है वो सुख का होता है, कुछ पेज जो होता है वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है। पर इसीलिए हमेशा पेज को पलटते रहना चाहिए, हर दिन को जीना चाहिए, हर दिन सीखना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर हम पेज टर्न ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट पेज में क्या था। हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हार मान गए, अब नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि उसी नेक्स्ट में आपका विक्ट्री था, नेक्स्ट स्टेप में, इसीलिए हार नहीं मानना है, क्योंकि आपको कब सफलता मिल जाए ये किसी को नहीं पता होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अक्सर जब यूपीएससी, बीपीएससी कोई भी रिज़ल्ट आता है तो उसके जो रैंक होल्डर्स होते हैं, स्पेशली रैंक 1, सबका एक कॉमन स्टेटमेंट होता है कि मुझे नहीं पता था कि रैंक 1 आ जाएगा। तो कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है। तो ठीक इसीलिए कहा जाता है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। कौन जानता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है एग्ज़ाम में, आप लिख कर आओ, कौन जानता है कि आप रैंक 1 आ जाओगे। तो बी पॉजिटिव और लड़ते रहिए, जब तक कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।